नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं और अब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है तो घबराने की जरूरत नहीं। 1 महीने का समय है और आपको ये प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको दे रही हूँ इनको आप सॉल्व कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती चलूंगी, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? ए, पत्थर तराशने की तकनीक। बी, लुप्त मोम विधि। सी, लकड़ी नक्काशी तकनीक। डी, टेराकोटा ढलाई विधि। ऑप्शन नंबर बी सही है, लुप्त मोम विधि। हड़प्पा सभ्यता में धातु कला अत्यंत विकसित थी। यहाँ पर कांस्य में मूर्तियां बनाने के लिए लुप्त मोम विधि का प्रयोग किया जाता था। इस तकनीक में पहले मोम की आकृति बनाकर उस पर मिट्टी की परत को चढ़ाया जाता था और गर्म करने पर मोम पिघल कर बाहर निकल जाता था और खाली स्थान में धातु डालकर मूर्ति तैयार की जाती थी। डांसिंग गर्ल इसी तकनीक का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल लोथल की खुदाई किसने की थी? ए, दयाराम साहनी। बी, राखाल दास बनर्जी। सी, SR राव। डी, जॉन मार्शल। फ्रेंड्स, आंसर दीजिए। और हाँ, आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक क्वेश्चंस आपको दिखाई देने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, SR राव। लोथल गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था और इसकी खुदाई SR राव के नेतृत्व में 1955 से 1960 के बीच की गई। यहाँ से प्राप्त गोदी, जिसको डॉक यार्ड भी कहा जाता है, विश्व की प्राचीनतम समुद्री व्यापारिक केंद्रों में से एक का प्रमाण है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में समुद्री व्यापार बहुत ही विकसित था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए, दयाराम साहनी। बी, राखाल दास बनर्जी। सी, SR राव। डी, जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर ए सही है, दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थल की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसी खुदाई के बाद पहली बार इस विकसित नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले और बाद में सिंधु घाटी सभ्यता इसको नाम दिया गया और इससे भारतीय इतिहास की प्राचीनता हजारों वर्ष पीछे चली गई। मगध के राजा बिंबिसार के दरबार में उस चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ए, जीवक। बी, चरक। सी, सुश्रुत। डी, नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीवक। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वैद्य थे और वे मगध सम्राट बिंबिसार के राज्य वैद्य थे और बाद में भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक बने। उनके चिकित्सा ज्ञान की ख्याति बड़ी दूर दूर तक थी। उन्हें आयुर्वेद चिकित्सा परंपरा के शुरुआती और महत्वपूर्ण चिकित्सकों में से माना जाता है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? ए, भूमि स्पर्श मुद्रा। बी, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। सी, ध्यान मुद्रा। डी, वरद मुद्रा। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया था जिन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस घटना में बुद्ध को धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दर्शाया जाता है जो धर्म के प्रचार और ज्ञान के प्रवर्तन का प्रतीक है। यह बौद्ध धर्म के प्रारंभिक विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। कैवल्य का क्या अर्थ है? ए, सांसारिक सुख। बी, मोक्ष या पूर्ण आत्मज्ञान। सी, धन। डी, प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर बी सही है, मोक्ष या पूर्ण आत्मज्ञान। भारतीय दर्शन में कैवल्य का अर्थ आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष है। यह अवस्था अज्ञान, कर्म और बंधन से मुक्ति की स्थिति है। जैन धर्म और योग दर्शन दोनों में इसे जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। दोस्तों, आज का युग जो है डिजिटल युग है और हम अपने सभी भावों को और सभी चीजों को अभिव्यक्त करने के लिए इमोजी का यूज करते हैं। आप इमोजी के माध्यम से मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। राजा कनिष्क के शासन काल में दरबारी चिकित्सक कौन था? ए, चरक। बी, सुश्रुत। सी, जीवक। डी, नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए सही है, चरक। कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य चरक थे। उन्होंने चरक संहिता की रचना की जो आयुर्वेद चिकित्सा का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें रोगों के कारण, निदान और उपचार का व्यवस्थित वर्णन मिलता है। सम्राट अशोक के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? ए, पाटलिपुत्र। बी, तोसली। सी, उज्जैनी। डी, तक्षशिला। तोसली।
कलिंग राज्य की राजधानी तोसली थी, जो वर्तमान ओडिशा क्षेत्र में स्थित थी। अशोक के समय कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व इसी क्षेत्र में हुआ था, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म नीति की शुरुआत की। अशोक के किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ए गिरनार, बी धौली, सी शाहबाजगढ़ी, डी कालसी। शाहबाजगढ़ी शिलालेख। अशोक के शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में मिले हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाए गए जो शिलालेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में हैं, लेकिन शाहबाजगढ़ी शिलालेख इसी क्षेत्र का उदाहरण है जहां ब्राह्मी लिपि की बजाय खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी पुष्यमित्र शुंग, डी कनिष्क। पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान थे और उन्होंने महाभाष्य की रचना की। ऐतिहासिक रूप से वे शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन माने जाते हैं। प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद गोरी, सी इल्तुतमिश, डी महमूद गजनबी। मोहम्मद गोरी। प्रथम तराइन का युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और इसके बाद हालांकि अगले वर्ष 1192 में हुए युद्ध में, द्वितीय तराइन युद्ध में, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, जिससे भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबार के कवि थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। हर्षवर्धन। बाणभट्ट संस्कृत के प्रसिद्ध गद्यकार और कवि थे और वे सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी जैसी प्रसिद्ध कृतियों की रचना की। हर्षचरित हर्षवर्धन के जीवन और शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षचरित जो है इसमें किसके जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है, तो हर्षवर्धन लिखेंगे आप। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? ए राजराज प्रथम, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। राजराज प्रथम। राजराज प्रथम चोल वंश का महान शासक था। उसने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया और दक्षिण भारत के साथ साथ समुद्री व्यापार मार्गों पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया। उसके शासनकाल में चोल साम्राज्य अपनी समुद्री शक्ति और अपने उत्कर्ष पर पहुंची। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो और आप बार बार इसको हल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जब आप चेक करेंगे तो इस तरह की वीडियोस आपको बहुत मिलेंगी और आपको पूरे विश्वास के साथ मैं कहती हूँ एसएसटी पूरा कवर हो जाएगा। 60 में 60 नंबर लाना आपके लिए मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत की स्थापना किसने की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है और सामान्यतः इसका श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को विशेष संरक्षण मिला और कुषाण साम्राज्य का विस्तार हुआ। गांधार कला शैली का विकास किसके समय में हुआ? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। कनिष्क। गांधार कला शैली का विकास मुख्य रूप से कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुआ था। इस कला शैली पर यूनानी एवं भारतीय कला का मिश्रित प्रभाव दिखाई देता है। बुद्ध की मानव रूप में निर्मित जो मूर्तियां हैं वो गांधार कला की उनमें प्रमुख विशेषता दिखाई देती है। ग्रह की प्रमुख विशेषता क्या है? वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, बी वह टिमटिमाता है, सी वह किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है तथा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, डी वह स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, वह किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है तथा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। फ्रेंड्स ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और इनमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। वे तारों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं जिसके कारण दिखाई देते हैं। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह है।
सौर मंडल का निर्माण किससे हुआ है? ए केवल ग्रहों से, बी केवल सूर्य से, सी सूर्य, ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य खगोलीय पिंडों से, डी केवल तारों से। ऑप्शन नंबर सी सही है, सूर्य ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और अन्य खगोलीय पिंडों से। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड तथा अन्य खगोलीय पिंड परिक्रमा करते हैं। इन सभी को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। आंतरिक ग्रह से क्या अभिप्राय है? ए सूर्य से अत्यधिक दूर स्थित ग्रह, बी बृहस्पति के बाद स्थित ग्रह, सी क्षुद्र ग्रह घेरे के भीतर स्थित ग्रह, डी जिन ग्रहों के अधिक उपग्रह होते हैं। क्षुद्र घेरे के भीतर स्थित ग्रह। सूर्य के निकट स्थित तथा क्षुद्र ग्रह घेरे के भीतर पाए जाने वाले ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल है। ये 4 ग्रह शामिल हैं। ये ग्रह चट्टानी संरचना वाले होते हैं और इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछा गया और यूपी टेट में कई बार रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने इसको रखा है। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं? ए एशिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका। अफ्रीका विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। इसी कारण अफ्रीका के अधिकांश भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और इसे भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत ही विशिष्ट द्वीप महाद्वीप माना जाता है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में कौन सा भाग शामिल है? ए आल्प्स पर्वत, बी यूराल पर्वत, सी एंडीज पर्वत, डी रॉकी पर्वत। यूराल पर्वत। यूराल पर्वत को परंपरागत रूप से एशिया और यूरोप के बीच की प्राकृतिक सीमा माना जाता है। इसके अतिरिक्त यूराल नदी, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत, ये जो और काला सागर भी दोनों महाद्वीपों की सीमा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूराल पर्वत जो है ये सबसे महत्वपूर्ण स्थलीय विभाजक है। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन और आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। यदि आपने ध्यान से इस प्रैक्टिस सेट को देखा है और मेरी व्याख्या को सुना है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हर्षचरित नामक ग्रंथ जो सम्राट हर्षवर्धन के जीवन और शासन काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, किसकी रचना है? कालिदास, बी बाणभट्ट, सी अश्वघोष, डी विष्णु शर्मा। आप आंसर दीजिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जाकर के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक हमें जरूर दें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। प्रॉपरली वीडियो मिलती रहे इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।